मॉर्निंग टू ऑल। आई नो मैं आज बहुत दिनों बाद वीडियो बना रही हूँ, तो आप लोग वेट कर रहे होगे कि नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो कब आएगी। बट डोंट वरी, मैं आज अपनी नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो भी अपलोड कर दूँगी एंड आप लोगों को वो कंप्लीट चैप्टर मिल जाएगा। तो हम आप लोगों को पता है कि कंप्लीट चैप्टर तो पढ़ते नहीं हैं, हम अपने अच्छे से नोट्स प्रिपेयर करते हैं और उसके बाद फिर आपको पढ़ाते हैं, है ना। तो आप लोगों को ये चीज़ तो पता ही है। सो वेलकम टू बी योर बेस्ट। एंड मैं आपके लिए लेके आई हूँ आज चैप्टर नंबर 4, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशंस एंड कॉन्टिनेंट्स। तो पहले हम इसका इंट्रोडक्शन ही देखेंगे कि भाई इसका इंट्रोडक्शन क्या है। कि जो हमारा जो कॉन्टिनेंट है ना, वो कितना परसेंट कवर करता है, 29% हमारा सरफेस का कवर करता है अर्थ का। लेकिन जो ओशन है उसके अंदर बाकी है इसका, ठीक है। 29 में से गया तो कितना बचा, 71। तो 71% जितने कहाँ पर है, ओशन के अंदर। देखो कॉन्टिनेंट का जितना भी पार्ट है ना, जो लैंड एरिया है, 29% तो वो आपको सरफेस के ऊपर दिखाई देगा। लेकिन जो बाकी जो बचा हुआ जो लैंड मास एरिया, वो आपको किसके अंदर दिखाई देगा, ओशन के अंदर। क्योंकि ओशन के अंदर सीधा पाताल में नहीं चले जाओगे, आपको क्या देखने को मिलेगा, आपको सरफेस एरिया देखने को मिलेगा, ठीक है। तो पोजीशन जो है हमारे कॉन्टिनेंट की आज जो आप देख रहे हो वो वैसी नहीं थी पहले, और अभी भी चेंज हो रही है उसकी पोजीशन, ठीक है। अभी भी हमारे जो कॉन्टिनेंट्स है उनकी पोजीशंस अभी भी चेंज हो रही हैं। ना ही अभी अभी जो आप जो देख रहे हो वो पहले भी ऐसी नहीं थी और फ्यूचर में भी ऐसी नहीं होगी, ठीक है। तो आगे देखते हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट का क्या मतलब है कि भाई कॉन्टिनेंट क्या है, मूव करते हैं, कॉन्टिनेंट चेंज होते हैं अपनी पोजीशन से। ये किसने बताया था, अब्राहम ओर्टिलियस ने ये चीज़ बताई थी 1796 के अंदर, ठीक है। उन्होंने क्या बताया था, उन्होंने बताया था कि भाई आप सिमेट्री देखो ऑफ कोस्ट लाइन ऑन आइदर साइड ऑफ अटलांटिक ओशन। अटलांटिक ओशन अगर आप देखोगे ना, जैसे मैं आपको दिखाती हूँ, देखो अटलांटिक ओशन का देखो मैंने डायग्राम भी बनाया है। तो इसमें आप देखोगे कि भाई ये एस शेप कुछ बन रहा है, ठीक है। ये सिमेट्री ये किसके साइड में है, अटलांटिक ओशन के आइदर साइड में, ठीक है। यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका, इसकी अगर आप कोस्ट लाइन देखोगे ना इन चारों कॉन्टिनेंट की, तो फिर किस शेप में आएगी भैया, एस शेप में ऐसी कुछ आएगी, ठीक है। कॉन्टिनेंट है साइड साइड में ये, और ये बीच में ही आपको ऐसी एस शेप दिखाई देगी। तो फिर इससे क्या प्रूफ होता है कि भाई ये जो चारों जो कॉन्टिनेंट थे ना भाई, पहले एक ही थे, ठीक है। ये चारों थे वो एक ही थे। उन्होंने बताया था, किसने, ये अब्राहम ओर्टिलियस ने ये चीज़ बताई थी, ठीक है। अब एंटोनियो पिलग्रिनी ने भी सेम ये चीज़ बताई थी, लेकिन इन्होंने मैप बना दिया था उसका, ठीक है। और हमारे जो फर्स्ट वर्ल्ड मैप मेकर है वो कौन है, वो है अब्राहम ओर्टिलियस। अब लेकिन इन दोनों ने तो ये चीज़ बता दी, लेकिन और भी अच्छे से डिफाइन किसने किया था, अच्छे से डिफाइन किया था एल्फ्रेड वैगनर ने, ठीक है। उन्होंने क्या दी थी, उन्होंने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी दी थी। उन्होंने क्या बताया था अपनी थ्योरी में, उन्होंने ये चीज़ बताई थी कि भाई जो कॉन्टिनेंट्स थे पहले जुड़े हुए थे, और उन जो पूरा जो कंप्लीट जो लैंडमास एरिया था जो जुड़ा हुआ था, उसको इसने क्या नाम दिया, पेंजिया। और उसके सराउंड में जो वाटर था उसको उसने नाम दिया पैंथालासा, ठीक है। उसने उसको नाम दिया पैंथालासा। अब पेंजिया जो है वो स्प्लिट करने लग गया, वो टूटने लग गया, ठीक है। कितने पार्ट्स में, 2 पार्ट्स में टूट गया, लोरेशिया एंड गोंडवाना लैंड। लोरेशिया तो कहाँ पे चला गया, साउथ में, गोंडवाना लैंड सॉरी लोरेशिया तो चला गया नॉर्थ में, गोंडवाना लैंड कहाँ चला गया, साउथ में। अब ये दोनों तो आपस में देखो, ये पेंजिया था 2 पार्ट्स में टूट गया। अब ये जो पार्ट्स है, अब इसके भी सब पार्ट्स हो जाएंगे, स्मॉल स्मॉल कॉन्टिनेंट्स में ये भी डिवाइड हो जाएंगे, जो आज हम देखते हैं, ठीक है। अब प्रूफ क्या है भाई इस थ्योरी का, जो कॉन्टिनेंटल जो ड्रिफ्ट जो थ्योरी दी थी अल्फ्रेड वेगनर ने, उनका क्या प्रूफ है कि भाई मैचिंग ऑफ कॉन्टिनेंट्स की भाई ये एक पजल गेम की तरह है, ठीक है। आप कॉन्टिनेंट्स को जोड़ के देखोगे तो वो बिल्कुल फिट बैठ जाएंगे, ठीक है। ऑल कॉन्टिनेंट्स फिट टुगेदर। और बुलार्ड ने क्या प्रेजेंट किया था, बुलार्ड ने यही चीज़ प्रेजेंट की थी, सबको आपस में जोड़ के दिखाया था। लेकिन उसने किसकी हेल्प ली थी, कंप्यूटर की हेल्प ली थी। कंप्यूटर प्रोग्राम का उसने यूज़ किया था कब, 1946 के अंदर।
अब है रॉक्स ऑफ सेम एज अक्रॉस द ओशियंस, कि भाई जो ओशियंस के आसपास जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं ना, उन्होंने ये चीज़ बताई थी कि भाई जो रॉक्स है, जैसे ब्राज़ील कोस्ट है, ठीक है, ब्राज़ील कोस्ट की जो रॉक्स है और जो वेस्टर्न अफ्रीका है उसकी जो रॉक्स है बिल्कुल सेम एज की हैं वे, ठीक है। और जो रॉक्स ऑफ कोस्ट लाइन ऑफ साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका में जो रॉक्स पाई जाती हैं उनकी कोस्ट लाइन पे, और अफ्रीका की, वो भी क्या है, बिल्कुल सेम एज के, जुरासिक एज की है वो, ठीक है। जुरासिक एज मीन्स आप 144 मिलियन ईयर्स अगो वाला टाइम पीरियड आप देख सकते हो इसके अंदर, ठीक है। अब आगे हम बढ़ते हैं कि भाई जो रॉक्स है उसकी एज कैसे पता की जाती है, उसकी एज पता की जाती है भाई रेडियोमेट्रिक डेटिंग मेथड्स, ये मेथड्स होते हैं, इसके द्वारा आप रॉक्स की एज पता कर सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट है टिलाइट। टिलाइट क्या होता है जी? ये टिलाइट होती है सेडिमेंट्री रॉक डिपोजिटेड बाय ग्लेशियर्स। मान लो कोई पहाड़ था, ठीक है, यहाँ से बर्फ़ फिसल गई, यहाँ पे मान लो कोई पहले से जो पत्थर यहाँ पे मान लो कोई पहले से था, यहाँ से क्या है, ग्लेशियर्स आए, यहाँ से ग्लेशियर्स आए सरक सरक के नीचे, ठीक है। अब ये अपने साथ कुछ ना सेडिमेंट्स लेके आएंगे, वो सेडिमेंट्स इसके ऊपर अब डिपॉजिट हो जाएंगे, ठीक है, इस बड़े से पत्थर के ऊपर डिपॉजिट हो जाएंगे, और फिर उसको हम क्या उन सेडिमेंट्स को हम क्या कहेंगे, टिलाइट, ठीक है। वो वाइट सी कुछ कलर के होते हैं वो, ठीक है। और ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं भाई? अफ्रीका, फोकलैंड आइलैंड, मेडागास्कर, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया। अब ये क्या शो करता है कि भाई ये जो कंट्रीज़ थी ये एक टाइम पे जुड़ी हुई थी आपस में, तभी तो टिलाइट इन सभी जगह पे पाए जाते हैं। और उस टाइम का क्लाइमेट कैसा था? बिल्कुल ठंडा क्लाइमेट था, बिल्कुल बर्फ़ वाला क्लाइमेट हम कह सकते, क्योंकि तभी तो बर्फ़ थी सभी जगह, तभी तो बर्फ़ सरक सरक के नीचे आई, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर कैसा बिल्कुल बर्फीला एरिया था, ठीक है। प्लेसर डिपॉजिट्स क्या होते हैं कि भाई जो डिपॉजिट्स आपको सरफेस के ऊपर जो आपको देखने को मिलेंगे, जो सरफेस के ऊपर आपको देखने को मिलेंगे, जैसे घाना कोस्ट है, ठीक है, जो घाना कोस्ट पर आपको सरफेस पर ही क्या है, गोल्ड देखने को मिल जाता है, लेकिन उसकी जो सोर्स रॉक है वो कहाँ है? ब्राज़ील में। देखो कोई भी, जैसे ये सरफेस के ऊपर ये आ गया ये गोल्ड, ठीक है, लेकिन नीचे से तो आया होगा, उसको कुछ ना कुछ सोर्स रॉक भी तो चाहिए। देखो हमें ब्राज़ील में तो मिल गया ये गोल्ड, सरफेस सॉरी घाना कोस्ट पे तो हमें ये सरफेस के ऊपर मिल गया गोल्ड, लेकिन इसकी जो सोर्स रॉक है ना वो ब्राज़ील में है जी, वो ब्राज़ील में। तो फिर इससे क्या पता चलता है कि भाई घाना कोस्ट और जो ब्राज़ील थे पहले एक ही थे, ठीक है, पहले एक ही थे, इससे भी हमें प्रूफ मिल गया। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉसिल्स की भाई जो लेम्यूर्स है, लेम्यूर्स नाम के क्या है, एनिमल्स हैं, वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? इंडिया, मेडागास्कर एंड अफ्रीका के अंदर। देखो अलग अलग टाइप का इन्वायरमेंट है, तो फिर ये एनिमल्स है तो भाई वो तो एक ही जगह एग्जिस्ट करेंगे ना, वो तो एक ही इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को अडोप्ट करेंगे, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? हाउ इज इट पॉसिबल कि भाई इंडिया में भी है, मेडागास्कर में भी, अफ्रीका, तीनों जगह पाए जाते हैं। तो इससे क्या पता चलता है कि भाई ये जो तीनों जगहें हैं पहले ये एक ही थी, ठीक है। स्केलेटन्स ऑफ मेजोसोरस, ये स्केलेटन्स कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? साउथ अफ्रीका एंड ब्राज़ील के अंदर। जब अलग अलग जब इन्वायरमेंट कंडीशन है, अलग अलग इकोसिस्टम है, अलग अलग हैबिटाट है, तो फिर कैसे पाए जा सकते हैं? तो इससे क्या पता चलता है कि भाई साउथ अफ्रीका और ब्राज़ील भी क्या है, पहले एक ही थे, ठीक है। अब भाई फोर्स क्या है अब इनको ड्रिफ्ट करने की? तो वैगनर के द्वारा कौन कौन से फोर्स बताए गए कि भाई किन किन वजह से ये मूव कर रहे हैं? पोल फ्लिंग फोर्स एंड टाइडल फोर्स। पोल फ्लिंग फोर्स क्या होता है? जब पोल से जब चीज़ें जब दूर भागती है ना, उन्हें कहते हैं पोलर फ्लिंग फोर्स। तो पोल से क्या है, कॉन्टिनेंट सब दूर दूर होने लग गए, तो इस वजह से क्या है, मूवमेंट हुई किनकी? कॉन्टिनेंट्स की। अब है टाइडल फोर्स। टाइडल फोर्स क्या होता है? जैसे ये है अर्थ, मून और सन, ठीक है। मून क्या है, इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, किसको? अर्थ को। सन भी क्या अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है? अर्थ को, ठीक है। तो फिर क्या है, पानी क्या है, अट्रैक्शन के कारण क्या है, मूव हो गया, ठीक है, इस साइड मूव हो गया। अब पानी मूव हो गया तो उसके नीचे क्या है, ज़मीन भी तो है, तो फिर ज़मीन भी क्या है, मूव होएगी। वैगनर ने ये दोनों फोर्सेस बताए, ठीक है, लेकिन इन फोर्सेस को क्या है अच्छे से नहीं एक्सेप्ट किया गया। तो क्या है, पोस्ट ड्रिफ्ट स्टडीज़ आई जब पोस्ट वर्ल्ड वॉर सेकेंड जब हो रहा था उस टाइम पे कुछ थ्योरीज दी गई थी, उनको हम कहते हैं पोस्ट ड्रिफ्ट स्टडीज़ के अंदर हम उसको इंक्लूड करते हैं। तो उसके अंदर पहली थ्योरी आती है कन्वेक्शनल करंट थ्योरी, ठीक है। तो कन्वेक्शनल करंट थ्योरी क्या कहती है? ये दी थी आर्थर होल्मस ने
कब 1930 में उन्होंने क्या कहा था कि जैसे नीचे मैग्मा है, ठीक है, नीचे मैग्मा है तो क्या ऊपर क्या है, कन्वेक्शनल करंट ऐसे चल रहे हैं, ठीक है, नीचे मैग्मा तो ऊपर क्या है, ऐसे कन्वेक्शनल करंट चल रहे हैं सर्कुलर मैनर में, ठीक है। जब ये करंट चलते हैं ना तो ये करंट के फोर्स जैसे जब ये करंट जैसे अब चल रहे हैं, ठीक है, तो इनके फोर्स के करंट क्या है, ऊपर वाली जो इनके ऊपर की जो ज़मीन है ना वो भी क्या मूव कर रही है, ठीक है, ये भी क्या मूव कर रही है। जैसे जैसे ये मैग्मा है, ठीक है, ये ऊपर उठा, ठीक है, अब ये नीचे से बैठ जाएगा, तो जब ये इस साइड जब जाएगा तो इसके ऊपर वाली जो ज़मीन है ना ये भी इस साइड क्या है, खिसकेगी, ये भी इस साइड क्या है, मूव होएगी। इन्होंने ये चीज़ बताई थी, ठीक है। अब है भाई मैपिंग ऑफ ओशन फ्लोर, कि भाई ओशन फ्लोर में भी आप ऐसे मत समझो कि भाई ये बिल्कुल प्लेन है, प्लेन नहीं है, इसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें हैं अलग अलग, ठीक है। अब इसकी मैपिंग हम देखते हैं भी ओशन फ्लोर की क्या मैपिंग है। अब उससे तो हमें ये पता चल गया, हाँ भाई कन्वेक्शनल करंट के कारण अब क्या है, कॉन्टिनेंट्स क्या मूव हुए। अब मैपिंग ऑफ ओशन फ्लोर से भी हमें चीज़ें पता चलती है कि भाई कॉन्टिनेंटल मार्जिन, कॉन्टिनेंटल मार्जिन क्या होता है, जिसके अंदर कॉन्टिनेंटल सेल्फ, कॉन्टिनेंटल स्लोप, कॉन्टिनेंटल राइज और डीप सी ट्रेंचेज वाला जो एरिया आता है। देखो मैं आपको बताती हूँ, जैसे हाँ ये क्या है, पूरा पानी है, ठीक है। अब यहाँ तक होएगा हमारा कॉन्टिनेंट वाली क्रस्ट, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। अब यहाँ से हम हमारी स्टार्ट हो जाएगी ओशियनिक क्रस्ट। तो ये किनारे वाला जो एरिया है ना, ये जो है, ये जो किनारे वाला एरिया है, यहाँ से लेकर देखो, अब ये जो है ना ये है हमारी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ठीक है। यहाँ से हमारी स्टार्ट हो जाएगी ओशियनिक क्रस्ट। तो यहाँ तक का जितना भी एरिया रहेगा ना इसे हम करते हैं कॉन्टिनेंटल मार्जिन, ठीक है। ये हमारा रहेगा कॉन्टिनेंटल मार्जिन, और इसके अंदर ही हमारे कॉन्टिनेंटल शेल्फ, कॉन्टिनेंटल स्लोप, कॉन्टिनेंटल राइज, डीप सी ट्रेंचेस सब कुछ आ जाएगा। ये आप आगे वाले चैप्टर्स में पढ़ोगे, ठीक है। और अबाइसल प्लेन, अबाइसल प्लेन कौन सा है, यहाँ पे देखो कॉन्टिनेंट, ये जो ओशियनिक जो क्रस्ट स्टार्ट होएगी ना इसमें आएंगे भाई अबाइसल प्लेन। अबाइसल प्लेन के बाद आएंगे भाई मिड ओशियनिक रिजिज। ये जो आपको पहाड़ियाँ जो ये दिख रही है ना ये है मिड ओशियनिक रिजिज। तो मिड ओशियनिक रिजिज और कॉन्टिनेंटल मार्जिन के बीच वाला ये जो एरिया रहेगा ना, बीच वाला जो एरिया रहेगा उसको हम कहते हैं अबाइसल प्लेन, ठीक है, उसको हम कहते हैं अबाइसल प्लेन। ओके, अब हम आगे पढ़ते हैं मिड ओशियनिक रीजेस। मिड ओशियनिक रीजेस क्या होती हैं, चेन ऑफ माउंटेन्स जो ओशंस के अंदर बनती हैं, ठीक है। चेन ऑफ माउंटेन्स में आपको जैसे डायग्रामेटिकली जैसे मैं बताती हूँ, जैसे ये ओशियन है, ठीक है, यहाँ पे आपको मिड ओशियनिक, यहाँ पे आपको रीजेस देखने को मिलेंगी, ठीक है, माउंटेन्स की आपको यहाँ पे चेन देखने को मिलेंगी। यहाँ पे ये किसकी वजह से बनती है, ये बनती है वोल्केनिक इरप्शंस की वजह से, ठीक है। जो जहाँ पे जैसे वोल्केनिक जैसे इरप्ट होएगा तो ये क्या रहेगी, ये क्रेस्ट जोन रहेगा, ठीक है, ये रहेगा भाई क्रेस्ट, ये सबसे ऊंचा वाला जोन रहेगा, और यहाँ से फिर क्या ये इरप्ट होना ये स्टार्ट हो जाएगी, और फिर ठंडा होने के बाद क्या ये मिड ओशियनिक रीजेस के रूप में फिर ये रूप में आपको फिर ये दिखाई देगी, ठीक है। और ये कैरेक्टराइज्ड बाय अ क्रेस्ट। यहाँ पे देखो ये जो मैंने बताया ना, ये जो एरिया हुआ, ये जो एरिया हुआ ये हो गया क्रेस्ट, जहाँ से क्या है अभी फैलना भी स्टार्ट हो जाएगा, कौन वोल्केनो, ठीक है। और यहाँ पे आपको जैसे उतार चढ़ाव भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। फ्रैक्शन प्लेट्यू, फ्लैंक जोन मीन्स आपको यहाँ पे उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे। अब है अगला टॉपिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थक्वेक एंड वोल्केनोज, की भाई अर्थक्वेक एंड वोल्केनोज कहाँ कहाँ पे हैं। जैसे हमने जैसे यहाँ पे जैसे जहाँ पर वीक जोन होगा, ठीक है, अब मान के चलो जहाँ पे वीक जोन होगा वहीं पर क्या है वोल्केनोज आएंगे, वहीं पर अर्थक्वेक आएंगे। तो वीक जोन्स कौन कौन से हैं हमारी अर्थ के ऊपर वो हम इस टॉपिक में देखेंगे। तो अटलांटिक ओशन के अंदर आपको शैलो अर्थक्वेक आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगे, वहाँ पर मतलब ज़्यादा अर्थक्वेक नहीं आएंगे, ठीक है। आप अपनी बुक में मैप दिया हुआ है आप उसके अंदर देख सकते हो। हिमालयन रीजन के ऊपर आपको डीप अर्थक्वेक जोन्स वहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, और वहाँ पे आपको वोल्केनोज भी ज़्यादा देखने को मिलेंगे, बहुत ज़्यादा बड़े बड़े वोल्केनोज देखने को मिलेंगे, ज़्यादा अर्थक्वेक दिखाई देंगे, डीप में दिखाई देंगे, इसलिए उस एरिया को हम क्या कहते हैं, रिंग्स ऑफ फायर, ठीक है। अब है अगला टॉपिक कंसेप्ट ऑफ सी फ्लोर स्प्रेडिंग, कि भाई अब हमारा सी फ्लोर क्या है, बढ़ रहा है, ठीक है। कैसे बढ़ रहा है, जैसे मैं आपको ये जो पूरा टॉपिक है मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझा सकती हूँ, बट अभी मैं आपको डायग्राम के थ्रू नहीं, अब मैं आपको इसमें से थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करूँगी। लेके चलो हम यहाँ पे जैसे
दो हमारे यहाँ पे प्लेटें हैं, दो प्लेटें हैं ओशनिक और ओशनिक, वो आपस में क्या है, कन्वर्ज हो रही हैं। तो जो जोन से ज़्यादा भारी होगी वो नीचे चली जाएंगी, जो ज़्यादा भारी होगी वो क्या है, नीचे चली जाएगी, और जो हल्की होगी वो ऊपर चढ़ जाएगी। तो यह जैसे मैं आपको अलग डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश करती हूँ कि भाई एक तो क्या है, नीचे चली गई, ठीक है, एक तो क्या है, नीचे चली गई और दूसरी क्या है, ऊपर आ गई। तो बीच में क्या है, ये वैली सी बन गई, ठीक है, इसको हम कहते हैं ट्रेंचेस, ठीक है, इसको हम कहेंगे ट्रेंचेस, ठीक है। अब ये तो क्या है, अब ये तो अंदर चली गई, अब ये मैग्मा के अंदर चली गई, नीचे जो सबडक्ट हुई थी। अब किसी दूसरे एरिया में से, ओशनिक के किसी दूसरे पार्ट में से अब वोल्केनो, अब ये नीचे मैग्मा में अभी चला गया, लेकिन अब दूसरी तरफ से क्या, मैग्मा ऊपर भी तो आएगा, ये नीचे चला गया, ये नीचे चला गया, लेकिन यहाँ से क्या ऊपर भी आएगा मैग्मा, ठीक है। अब यहाँ से ऊपर आ गया मैग्मा, तो यहाँ से क्या है, हमारे वोल्केनोज निकलने स्टार्ट होंगे और फिर बनेगी मिड ओशनिक रीजेस। और इसमें से कुछ मैग्मा किसी जो वीक जोन होगा वहाँ से निकलने की कोशिश करेगा। अगर वहाँ से निकलने की कोशिश करेगा तो फिर बीच में अपनी जगह बनाएगा, बीच में अपनी जगह बनाएगा। मान लो कोई भी क्रैक वाला कोई भी एरिया है, ठीक है, वहाँ से वो निकलने की कोशिश करेगा। तो मान लो कोई भी ट्रेन है, दो दो वहाँ पे इंसान बैठे हुए हैं, लेकिन आपको भी जगह चाहिए, तो आप बीच, ठीक है, अगर आप अपनी जगह बनाने की कोशिश करोगे तो फिर क्या है, साइड में जो बैठे होंगे वो थोड़ा सा खिसकने की कोशिश करेंगे साइड में से। तो फिर क्या है, इसी तरह अगर किसी भी वीक जोन में से अगर मैग्मा अगर निकलता है तो साइड में जो सी फ्लोर होगा वो स्प्रेड करेगा, ठीक है, वो फैल जाएगा। तो इसी जो सी फ्लोर स्प्रेडिंग वाली जो थ्योरी है, इसी में यही बताया गया है कि भाई सी फ्लोर कैसे क्या स्प्रेड होता है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और मिड ओशनिक रीजेस भी बनती हैं, ठीक है। मिड ओशनिक रीजेस का जो वोल्केनो कहाँ से निकलना स्टार्ट होता है, क्रैश से निकलना स्टार्ट होता है, और क्रैश से इक्वी डिस्टेंस लो आप, दोनों तरफ इक्वी डिस्टेंस लोगे तो आपको केमिकल कंपोजिशन और जो फिजिकल स्ट्रक्चर है जो रॉक का बिल्कुल सेम दिखाई देगा, क्योंकि भाई सेम ही टाइम पे क्या है वो बनी है। और जो ओशनिक रॉक्स हैं कॉन्टिनेंटल रॉक से ज़्यादा यंग होती हैं, क्यों, क्योंकि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट क्या है, नीचे नहीं गई, ठीक है। ओशनिक क्रस्ट क्या है, कंज्यूम भी होती रहती है और बनती भी रहती है, कंज्यूम भी होती रहती है और बनती भी रहती है, क्योंकि वो क्या है, नीचे से सबडक्ट भी हो जाती है। और फिर क्या है, वोल्केनोज से क्या है, नई आपको रॉक देखने को मिलेंगी, तो उसमें ये प्रोसेस चलता रहता है, ठीक है, उसमें प्रोसेस चलता रहता है। नीचे सबडक्ट भी होएंगी, ऊपर फिर से वोल्केनोज आ जाएंगे, लेकिन कॉन्टिनेंटल में ऐसा नहीं होता है, बहुत मुश्किल से होता है, ठीक है। तो वहाँ पे फिर क्या है, वो पुरानी रहती हैं वो रॉक्स। तो हेल्ड हैस ने सी फ्लो स्प्रेडिंग वाली थ्योरी दी थी, ठीक है। अब है अगला प्लेट टेक्टोनिक्स। प्लेट टेक्टोनिक्स क्या होती है, लिथोस्फेरिक स्लैब होता है, ये लिथोस्फेयर का पार्ट होता है, ठीक है, ये लिथोस्फेयर का पार्ट होता है जिसके अंदर कॉन्टिनेंट और ओशन आपको दोनों ही देखने को मिलेंगे, ठीक है, कॉन्टिनेंट और ओशन दोनों ही आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन अब हम भाई नेम कैसे रखें हम प्लेट का, कि भाई कौन सी कॉन्टिनेंट होगी, कौन सी ओशियनिक प्लेट होगी। इससे कैसे पता चलता है कि भाई जो पार्ट उस प्लेट ने ज़्यादा कवर कर रखा होगा, अगर उसने कॉन्टिनेंटल वाला पार्ट ज़्यादा कवर कर रखा है तो उसको हम कहेंगे कॉन्टिनेंटल प्लेट। अगर उसने ओशनिक वाला पार्ट ज़्यादा कवर कर रखा है तो हम उसको कहेंगे ओशनिक प्लेट। जैसे अर्थ की जो लिथोस्फेयर है उसके अंदर 7 मेजर प्लेट्स है, कुछ माइनर प्लेट्स है, 7 मेजर प्लेट्स देख लेते हैं। अंटार्कटिका एंड द सराउंडिंग ओशनिक प्लेट, ठीक है, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट। अब नॉर्थ अमेरिकन प्लेट क्या है, कॉन्टिनेंटल प्लेट है, क्योंकि भाई इसने ज़्यादा किसका एरिया कवर कर रखा है, कॉन्टिनेंट का, ठीक है। साउथ अमेरिकन, पैसिफिक प्लेट। अब पैसिफिक प्लेट भाई ओशनिक प्लेट क्यों है, क्योंकि इसने ज़्यादा मेजर पार्ट किसका कवर कर रखा है, ओशन का, ठीक है। इंडिया ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड प्लेट, ठीक है, एंड अफ्रीकन यूरेशियन प्लेट। माइनर प्लेट्स आपको कौन कौन सी देखने को मिलेंगी, कोकोस, नाज़का, अरेबियन, फिलिपीन, कैरोक्लाइन, फ्यूजी प्लेट, ठीक है। ये सारी की सारी क्या है, हमारी प्लेट्स के नाम हैं, ठीक है। कौन कौन से एरिया में ये पाए जाते हैं उस हिसाब से इनके नाम रख दिए गए, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी वैगनर वॉज रॉन्ग, क्योंकि वैगनर ने क्या कहा था कि भाई कॉन्टिनेंट मूव हो रहे हैं, लेकिन नहीं, कॉन्टिनेंट मूव नहीं हो रहे, प्लेट्स मूव हो रही हैं।
क्या मूव हो रही है, प्लेट्स मूव हो रही है। कॉन्टिनेंट तो एक प्लेट का पार्ट है, कॉन्टिनेंट तो क्या है, एक प्लेट का पार्ट है, तो प्लेट मूव हो रही है, कॉन्टिनेंट मूव नहीं हो रही। ठीक है, अब 3 टाइप्स की प्लेट बाउंड्रीज है। पहले तो आप प्लेट बाउंड्रीज का मीनिंग समझ लो कि भाई प्लेट बाउंड्रीज होती क्या है। कोई भी 2 प्लेट्स है उसके बीच का जो इतना भी एरिया रहेगा उसको हम कहेंगे प्लेट बाउंड्री। ठीक है, तो यहाँ पे अब जैसे यहाँ पे 3 टाइप्स की प्लेट बाउंड्रीज दी हुई है। पहली है डाइवर्जेंट बाउंड्रीज, जब 2 प्लेट्स एक दूसरे से जब दूर जाती हैं तो उनके बीच का जो एरिया होएगा उन्हें हम कहेंगे डाइवर्जेंट बाउंड्रीज। और अगर प्लेट्स एक दूसरे से दूर जा रही है तो आप मुझे बताओ क्या होगा, वोल्केनो नीचे से इरप्ट होगा तो फिर क्या बनेंगी, मिड अटलांटिक रिज, जैसे मिड ओशनिक रिजेस बनेंगी। और उसका एग्जाम्पल है मिड अटलांटिक रिज। ये मिड अटलांटिक रिज कैसे बनी है, अमेरिकन प्लेट, यूरेशियन प्लेट और अफ्रीकन प्लेट, यूरेशियन प्लेट और अफ्रीकन प्लेट से कौन अलग हुई, अमेरिकन प्लेट। जब ये प्लेटें जब अलग अलग हुई तो फिर क्या बना, नीचे से वोल्केनोज उठा और क्या है, मिड अटलांटिक रिज बनी। अगली है कन्वर्जेंट बाउंड्रीज, जब 2 बाउंड्रीज आपस में एक दूसरे की तरफ आती हैं, जब कन्वर्ज होती हैं तो उनके बीच का जो एरिया होगा उन्हें हम कहेंगे कन्वर्जेंट बाउंड्रीज। ठीक है, अब यहाँ से क्या होगा, जब 2 प्लेटें जब आपस में जब कन्वर्ज होंगी, बताओ क्या होगा, जो प्लेट भारी होगी नीचे की तरफ क्या सब्डक्ट हो जाएंगी, नीचे मैग्मा की तरफ डूब जाएंगी, और जो हल्की होगी वो ऊपर की तरफ चढ़ जाएगी। ठीक है, तो फिर क्या बनेंगी, ट्रेंचेस बनेंगी। ठीक है, अब जैसे 3 तरह से हो सकता है, जैसे कन्वर्जेंस तो हमने सी फ्लो स्प्रेडिंग में हमने मेन किसको लेके चला था, 2 ओशनिक प्लेट्स को, लेकिन 3 तरीके से हो सकता है कन्वर्जेंस। ओशनिक प्लेट और कॉन्टिनेंटल प्लेट के बीच में, अगर ओशनिक प्लेट कॉन्टिनेंटल प्लेट के बीच में अगर हो रहा है तो ओशनिक प्लेट क्या है, भारी है, कॉन्टिनेंटल प्लेट हल्की है, तो ओशनिक प्लेट के नीचे की तरफ सबडक्ट करेगी और कॉन्टिनेंटल प्लेट ऊपर की तरफ चढ़ जाएगी, तो फिर क्या बनेंगे, ट्रेंचेस। और 2 ओशनिक प्लेट्स के बीच में भी हो सकता है, 2 ओशनिक प्लेट्स के बीच में अगर होगा तो दोनों में से जो भारी होगी वो नीचे की तरफ सबडक्ट और जो हल्की होगी वो ऊपर की तरफ उठेगी, तो भी क्या है, फिर से ट्रेंचेस बनेंगे। 2 कॉन्टिनेंटल प्लेट्स के बीच में ऐसा नहीं होता है, 2 कॉन्टिनेंटल प्लेट्स जब आपस में टकराती हैं तब क्या बनते हैं, माउंटेन्स। ठीक है, और अगली है ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज, जब ना ही तो वो कन्वर्ज होती हैं प्लेट्स, ना ही डाइवर्स होती हैं, एक दूसरे से साइड में से पास हो जाती हैं जब। ठीक है, तब वोल्केनिक इरप्ट नहीं होता। क्योंकि आप मुझे बताओ, अगर मैं डायग्राम के थ्रू अगर मैं आपको समझाऊं, एक प्लेट इस साइड जा रही है, दूसरी प्लेट इस साइड जा रही है। ठीक है, अब नीचे से वोल्केनोज कहाँ से आएगा, वोल्केनोज नीचे से नहीं आता। ठीक है, अगला है भाई रेट्स ऑफ प्लेट मूवमेंट, कि भाई प्लेट किस रेट से मूव करती हैं। देखो अलग अलग प्लेट अलग अलग रेट से मूव करती हैं। इसको हम किस तरह पता लगा सकते हैं, जीपीएस और जियोडेटिक मेजरमेंट के अकॉर्डिंग हम इसको पता लगा सकते हैं। जैसे सबसे ज़्यादा स्लोएस्ट स्टेट किसका है, आर्कटिक रिज जो प्लेट है उसका है सबसे ज़्यादा स्लोएस्ट स्टेट, कितना है, लेस देन 2.5 सेंटीमीटर पर ईयर। ओके, और साउथ पैसिफिक का सबसे ज़्यादा हाईएस्ट है, मोर देन 15 सेंटीमीटर पर ईयर। अब है भाई फोर्सेस फॉर द प्लेट मूवमेंट। भाई फोर्सेस क्या है भाई प्लेट मूवमेंट के, सी फ्लो स्प्रेडिंग एंड प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी ने हमें क्या बताया कि भाई ये दोनों थ्योरीज ने हमें क्या बताया कि भाई जो सरफेस है और जो इंटीरियर है वो क्या है, डायनेमिक है। ठीक है, यहाँ पे टेक्टोनिक नहीं आएगा, सॉरी मैंने यहाँ पे बाय मिस्टेक लिख दिया वो, लेकिन यहाँ पे टेक्टोनिक नहीं है, यहाँ पे डायनेमिक आएगा कि भाई वो स्टैटिक नहीं है। ठीक है, स्टैटिक नहीं है। सी फ्लोर स्प्रेडिंग से भी हमें पता चल जाता है कैसे कॉन्टिनेंटल प्लेट क्या है नीचे सबडक्ट हो रही हैं, फिर नीचे से वोल्केनोज निकल रहे हैं। ठीक है, और सरफेस पे भी क्या है नई नई चीज़ें बन रही हैं। ठीक है, प्लेट्स क्या है आपस में मूव कर, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी ने हमें क्या बताया कि भाई प्लेट्स मूव कर रही हैं, मेन सरफेस भी क्या स्टैटिक नहीं है। सी फ्लो स्प्रेडिंग ने हमें बताया कि भाई इंटीरियर है वो भी स्प्रेड, मतलब इंटीरियर में से क्या है मैग्मा ऊपर निकल रहा है। ठीक है, तो वो भी क्या है, वो भी स्टैटिक नहीं है, डायनेमिक है। ठीक है, तो इसने हमें, दोनों थ्योरीज ने हमें क्या बताया कि भाई सरफेस और इंटीरियर जो है वो स्टैटिक नहीं है, बिल्कुल स्थिर नहीं है, वो चेंज हो रहे हैं, मीन्स उनमें मूवमेंट हो रही है। ठीक है, कन्वेक्शनल फ्लो जो हमने जो पीछे पढ़ा था कन्वेक्शनल करंट थ्योरी के अंदर, कि भाई जो कन्वेक्शनल करंट है मैग्मा में से वो ऊपर की तरफ उठते हैं और उसी फोर्स के कारण क्या है वो प्लेट्स मूव होती हैं। ठीक है, अब 2 सोर्सेज हैं भाई हीट के, रेडियो एक्टिव डीके और रिजुअल हीट।
ये आप आगे जो चैप्टर्स होंगे उसमें बड़ी डिटेल से पढ़ोगे कि भाई रेडियो एक्टिव डिके यानी कोर की वजह से भी, कोर के अंदर जैसे लिक्विड होता है तो उस वजह से भी क्या है, कन्वेक्शन करंट ऊपर उठते हैं। रिजुअल हीट जो नॉर्मली अभी जो उठ रही है, जैसे मैंने आपको बताया कि भाई मैग्मा में से क्या ऊपर हीट उठेगी, मोल्टन मैग्मा है मेंटल के अंदर, तो वहाँ से क्या हीट उठेगी। इन दोनों का मीनिंग यही है, ठीक है। रेडियो एक्टिव डिके से आप समझ जाना कोर, रिजुअल हीट से आप मेंटल के आइडिया लगा सकते हो। अब मूवमेंट ऑफ इंडियन प्लेट, कि भाई इंडियन प्लेट है पहले, जैसे आज हम देख रहे हैं जहाँ पर इंडिया पहले वहाँ पर नहीं था। इंडिया प्लेट क्या था, सदर्न पार्ट के अंदर था। उसने हमारी जो इंडियन प्लेट है उसने कब जर्नी स्टार्ट की थी अपनी, 200 मिलियन ईयर्स अगो पहले उसने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी। पहले ये कहाँ लाई करता था, 50 डिग्री साउथ लैटिट्यूड में, देखो इतनी ज़्यादा दूर था। और जो यूरेशियन प्लेट, जो इंडियन प्लेट है किसके द्वारा सेपरेटेड थी, टेथस सी आता था इनके बीच में। और इंडियन प्लेट जब यूरेशियन प्लेट से जब टकराई थी तब क्या बने थे, हिमालयाज बने थे। और उसी टाइम पे वोल्केनिक इरप्शन भी हो गया था, उस तरह से फिर क्या है, डेक्कन ट्रैप भी बने थे, ठीक है। और जो इंडियन प्लेट है उसके अंदर कौन कौन सा पार्ट आता है, पेनिनसुलर पार्ट, और जो ऑस्ट्रेलिया का भी कुछ पार्ट हमारे यहाँ हमारे इंडियन प्लेट में इंक्लूड है, ठीक है। और इंडियन प्लेट कहाँ कहाँ तक स्प्रेड है भाई, जावा ट्रेंच जो है वहाँ तक स्प्रेड है, म्यांमार, ठीक है। और किरथार माउंटेन ऑफ पाकिस्तान। और जो इंडियन और जो अंटार्कटिका जो प्लेट है वो किसके द्वारा सेपरेटेड है भाई, ओशन के द्वारा, ठीक है। ओशन के द्वारा सेपरेटेड होते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारा चैप्टर क्या है, ख़त्म होता है। एंड मैंने आपको सारा का सारा कंप्लीट चैप्टर देखो वन शॉट के अंदर करा दिया है। अगर इसके नोट्स चाहिए तो मैं इसकी अलग से शॉर्ट्स वीडियो डाल दूँगी उसमें, फिर आप उसमें से देख लीजिएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। ओके, थैंक यू वेरी मच।